स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल महोदय जी का, हमारे कार्यक्रम के मंत्री जी का, माननीय अतिथिगण, विशिष्ट जनप्रतिनिधिगण, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े समर्पित अधिकारीगण, सम्मानीय डॉक्टर्स, हमारे प्रेरणा स्रोत योद्धा, टीबी चैंपियंस, आप सभी का इस गरिमामय आयोजन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी एक अत्यंत विशेष अवसर के साक्षी बनने जा रहे हैं। 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान सम्मान समारोह और साथ ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ। यह एक ऐतिहासिक क्षण है हम सभी के लिए। यह अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है। टीबी मुक्त भारत की ओर एक बड़ा कदम और स्वस्थ जीवन के लिए एक सशक्त मिशन। और जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है कि भारत की अनूठी परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी क्रम में मैं निवेदन करती हूँ प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश शासन से कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल महोदय जी को पौधा भेंट करके, साथ ही में गोंड पेंटिंग भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में निवेदन है अपर मुख्य सचिव राजभवन से कि वे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को पौधा और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करें। निवेदन गोंड पेंटिंग देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। आग्रह है आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा से कि वे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का भी पौधे के साथ और गोंड पेंटिंग भेंट करके उनका स्वागत करें। निवेदन बेहद खूबसूरत सी ट्राइबल पेंटिंग के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत है। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से आग्रह है कि हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे डॉक्टर शिव कुमार सरीन, संचालक इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर बाइलरी साइंस न्यू दिल्ली का स्वागत करें। और पुनः आग्रह है मिशन संचालक एनएचएम से कि वे अपर मुख्य सचिव राजभवन का भी स्वागत करें पौधे के साथ। साथ ही में मंच पर अध्यक्ष जनजातीय प्रकोष्ठ का भी पौधे के साथ स्वागत करें। आयुक्त स्वास्थ्य से निवेदन है कि प्रमुख सचिव महोदय जी का भी स्वागत करें। मंच पर सम्मानीय अतिथिगणों का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और अब हम आग्रह करेंगे प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री संदीप यादव जी से कि वे विभाग द्वारा एनटीईपी की प्रदेश में वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की रणनीति साझा करने की कृपा करें। परम सम्मानीय राज्यपाल महोदय, परम सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम सम्मानीय आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय, मान्यवर श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मान्यवर राजेंद्र शुक्ला जी, पद्म भूषण और अपनी छोटे से प्रेजेंटेशन में लेकिन प्रभावी प्रेजेंटेशन के माध्यम से, और न केवल प्रेजेंटेशन में उनसे पूछ रहा था, उन्होंने बताया भी है। मैं दिल्ली से 3-3:30 बजे घर से निकला हूँ, फ्लाइट पकड़ी, भोपाल आया, यहाँ आने के पहले होटल में 1 घंटे जिम किया और फिर आया, और 72 साल की उम्र में 20 साल के युवा को मात कर रहे हैं डॉक्टर सरीन साहब। यही तो हमारे लिए शांति दूत है या स्वास्थ्य के दूत है, जिनके लिए जिनने जीवन में मिशन बना करके हमारे बीच टीबी और ख़ासकर आप तो लीवर के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं। आपने सब प्रकार से हम सबको भी ज्ञानार्जन भी किया, एहसास कराया कि इस दिशा में हमको ज़रूर बढ़ना चाहिए। मंच पर विराजमान हमारे अध्यक्ष जनजाति प्रकोष्ठ के माननीय दीपक खांडेकर जी, ACS कैसी गुप्ता जी, PS संदीप यादव जी, इस अवसर पर प्रदेश भर से आए सभी सम्मानित अतिथिगण, स्वास्थ्य क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से अपना अपना योगदान दे रहे सभी महानुभाव, और सबसे बड़े
हमारी 2 टीवी क्या बताया, सेनानी चैंपियन, वाह जोरदार, पूरा अभिनंदन करो। हमारे बीच में हमारे मंडला से आए बेगा भाई ने, क्या बहन तो ऐसी है चली जैसे कोई वंदे भारत मेट्रो चल रहा, ठक 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 ठक। और भाई भी कम नहीं पड़ा, इन्हें भी मेरे को लगा कहीं टेका पाया लगाना पड़ेगा, पर चलता रही गाड़ी, चलते चलते आखिरी तक पहुंचा कि माने, है ना। ये बड़ा अच्छा एक तरह से किसी मंच पर अपने खुद के ऊपर बीती हुई बातों के आधार पर हमने अपने जीवन में बड़ी विजय प्राप्त की। इनके लिए अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन। दोनों कार्यक्रम एक साथ, निक्षय शिविर के 100 दिवसीय का समापन और लीवर को लेकर के जो माननीय डॉक्टर साहब ने कहा है, मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को, पूरे विभाग को, जिन्होंने इस क्षेत्र में हमारे सरकार का गौरव बढ़ाया, देश में नंबर 1 स्थान पाया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जिस प्रकार से आपने आंकड़ा भी बताया है और जो बातें सबके सामने आई है, टीबी के क्षेत्र में हमारा जो सफल प्रदर्शन है, मैं मान के चलता हूँ कि अभी भी थोड़ी और गुंजाइश बाकी है। 80% 90% तक तो आप पहुँचे हैं। मैं तो चाहूँगा जल्दी से जल्दी 100% तक पहुँचे कि हमारे यहाँ पूरा प्रदेश टीबी मुक्त हो जाए। ये हमारे सामने मेहनत के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2030 का टारगेट रखा है, लेकिन उम्मीद करेंगे आप तो 28 तक कर दो, ये और अच्छी बात है। जिस प्रकार से स्पीड है, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। और हमारे महामहिम एक एक चीज़, खासकर हेल्थ के मामले में तो ये हमारे हेल्थ के दूत हैं। सिकल सेल एनीमिया हो, किसी प्रकार की ऐसी बीमारियां, जिन बीमारियों को लेकर के माननीय महामहिम जिस चिंता के साथ लगे रहते हैं, आमतौर पर गवर्नर इन सारी बातों से कभी कभार एक आध साल में एक आध कार्यक्रम ले ले, लेकिन वो मिशन मोड में अपनी पूरी क्षमता योग्यता के साथ, सक्रियता के साथ, अब मैं तो यही मुश्किल में पड़ रहा हूँ। हमारे महामहिम की ये जो सक्रियता है, इनने उम्र को भी पीछे छोड़ दिया। 80 से बाहर के लगते ही नहीं कि 80 के, लेकिन जिस ढंग से आप सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं, वाकई ये हमारे लिए प्रेरणा के पुंज हैं। आपके इस मन के संकल्प को मैं धन्यवाद देता हूँ। सरकार के मुखिया होने के नाते से आपका हमारा ये आशीर्वाद मिलता रहे, हम सभी क्षेत्रों में काम करते रहे। हमारी प्राचीन संस्कृति बहुत अद्भुत है। 10 सुख माने गए हैं प्राचीन समय से, लेकिन 10 सुख में पहला सुख निरोगी काया। हमारे लिए स्वस्थ शरीर ये सबसे बड़ा धन है, और इसके लिए दुनिया के कई सारे देश, डॉक्टर साहब ये आपने सही कहा कि हमारे लिए लीवर का ऑपरेशन कराना पड़े और लीवर तक जाना क्यों पड़े, या किसी प्रकार की बीमारी से, तो हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से पतंजलि से लगाकर घेरंड संहिता तक हर एक ने हमारी अपनी जीवन शैली में, और ये वाकई हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हमारे सभी व्रत, त्योहार, पर्व, हमारे खान पान, दिनचर्या, जीवन की ये जो हमारी त्योहार आधारित पद्धति है, त्योहारों पे हमारे लिए मौसम के फल का खास करके आप अंदाज लगा लो, अक्षय तृतीया पे हमारा अपना फल कौन सा होना चाहिए, हमारे लिए बाकी के जीवन में भी चतुर्मास के अंदर क्या खाना चाहिए, कैसे पीना, कैसे जीवन जीना चाहिए। और भोजन के लिए आपने तो 3 घंटे का कहा है, कई सारे क्षेत्रों में सूर्यास्त के बाद ही भोजन से बचने का जो संदेश दिया है, और हमारे लिए एक एक चीज़ का वही महत्व है। सच में हमारे लिए परमात्मा ने ये जो शरीर दिया है, 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर हमको मिलता है, और इसीलिए जो पतंजलि जी ने कल्पना की है कि हमारा शरीर उसी रूप में वापस जाए जैसे जिस रूप में परमात्मा ने हमको नवजात शिशु के रूप में दिया था, कोई बीमारी निरोग रहते हुए, जैसे पका हुआ फल अपने आप डाल से गिरता है, ऐसा हमारा जब शरीर छूटे तो हम सब प्रकार के स्वस्थ शरीर के लक्षण लेकर के इस यात्रा को पूरा करें। मेरी अपनी ओर से एक बार पूरे कार्यक्रम की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ओजस्वी विचारों के लिए। और अब वो स्वर्णिम अवसर है जब हम आग्रह कर रहे हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल महोदय जी से कि वे इस पुनीत अवसर पर स्वस्थ भारत स्वस्थ मध्य प्रदेश की दिशा में हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। बहुत ही आदर के साथ निवेदन है। सभी का नमस्कार। 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान सम्मान समारोह एवं स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री जो एवर रेडी है, जो 108 बोलते हैं, 108 है, कभी भी बुला हो तो इमरजेंसी आ जाते हैं, ऐसे हमारे सक्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उसी प्रकार के डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी, अपर मुख्य सचिव राजभवन केसी गुप्ता जी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री संदीप यादव जी, अध्यक्ष जनजाति प्रकोष्ठ राजभवन दीपक खांडेकर जी, बसी राठी जी, संचालक इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर लाइब्रेरी साइंस नई दिल्ली के डॉक्टर शिव कुमार सरीन जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव भाई और बहनों, टीबी विजेता, निक्षय मित्र एवं चिकित्सागण, मीडिया के मित्रों, प्रथम तो राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान सम्मान समारोह में आए सभी मानवता सेवियों का राजभवन की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ताली तो बजनी चाहिए, स्वागत मैंने आपका किया है। मुझे बताया गया कि दर से अधिक की औसत दर प्रदेश के प्राप्त की और 5000 से अधिक पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हुए हैं। इसके लिए सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। टीबी उन्मूलन प्रयासों में मंत्री श्री, सांसद श्री, विधायक श्री, जनप्रतिनिधि, बैंक कॉर्पोरेट हाउस, कलेक्टर एवं अधिकारियों की सहभागिता और जन सहयोग से प्राप्त हो रहा है। यह उपलब्धि टीबी उन्मूलन प्रयासों में राज्य की सफलता और तंत्र के सक्रिय सहयोग, टीम वर्क और प्लानिंग का परिणाम है। सभी बधाई के पात्र हैं। जानकर खुशी हुई कि प्रदेश ने 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और प्रदेश के सभी जिलों के में अभियान का केंद्र सरकार द्वारा विस्तारित किया गया है। मुझे बताया गया कि टीबी उन्मूलन प्रयासों को विस्तारित करने के लिए प्रदेश में 12,000 आयुष्मान आरोग्य भोपाल से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। बता दें आपको, स्वस्थ लिवर मिशन का भी शुभारंभ किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं और साथ ही बता दें आपको, राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए। 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान चलाया जा रहा है। स्वस्थ लिवर मिशन का शुभारंभ भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का शुभारंभ स्वस्थ लिवर मिशन नाम रखा गया, जिसका शुभारंभ किया गया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव। साथ ही आपको बता दें, राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी इसमें शामिल हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं।
देश भर से आए सभी सम्मानित अतिथिगण, स्वास्थ्य क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से अपना अपना योगदान दे रहे सभी महानुभाव और सबसे बड़े हमारी 2 टीवी क्या बताया, सेनानी चैंपियन, वाह जोरदार, पूरा अभिनंदन करो। हमारे बीच में हमारे मंडला से आए बेगा भाई ने, क्या बहन तो ऐसी है चली जैसे कोई वंदे भारत मेट्रो चल रहा, ठक 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 ठक। और भाई भी कम नहीं पड़ा, इन्हें भी मेरे को लगा कहीं टेका पाया लगाना पड़ेगा, पर चलता रही गाड़ी, चलते चलते आखिरी तक पहुंचा के ही माने, है ना। ये बड़ा अच्छा एक तरह से किसी मंच पर अपने खुद के ऊपर बीती हुई बातों के आधार पर हमने अपने जीवन में बड़ी विजय प्राप्त की। इनके लिए अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन। दोनों कार्यक्रम एक साथ, निक्षय शिविर के 100 दिवसीय का समापन और लीवर को लेकर के जो माननीय डॉक्टर साहब ने कहा है, मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को, पूरे विभाग को, जिन्होंने इस क्षेत्र में हमारे सरकार का गौरव बढ़ाया, देश में नंबर 1 स्थान पाया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जिस प्रकार से आपने आंकड़ा भी बताया है और जो बातें सबके सामने आई है, टीबी के क्षेत्र में अब हमारा जो सफल प्रदर्शन है, मैं मान के चलता हूँ कि अभी भी थोड़ी और गुंजाइश बाकी है। 80% 90% तक तो आप पहुँचे हैं। मैं तो चाहूँगा जल्दी से जल्दी 100% तक पहुँचे कि हमारे यहाँ पूरा प्रदेश टीबी मुक्त हो जाए। ये हमारे सामने मेहनत के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2030 का टारगेट रखा है, लेकिन उम्मीद करेंगे आप तो 28 तक कर दो, ये और अच्छी बात है। जिस प्रकार से स्पीड है, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। और हमारे महामहिम एक एक चीज़, खासकर हेल्थ के मामले में तो ये हमारे हेल्थ के दूत हैं। सिकल सेल एनीमिया हो, किसी प्रकार की ऐसी बीमारियां, जिन बीमारियों को लेकर के माननीय महामहिम जिस चिंता के साथ लगे रहते हैं, आमतौर पर गवर्नर इन सारी बातों से कभी कभार एक आध साल में एक आध कार्यक्रम ले लें, लेकिन वो मिशन मोड में अपनी पूरी क्षमता योग्यता के साथ, सक्रियता के साथ, अब मैं तो यही मुश्किल में पड़ रहा हूँ। हमारे महामहिम की ये जो सक्रियता है, इनने उम्र को भी पीछे छोड़ दिया। 80 से बाहर के लगते ही नहीं कि 80 के, लेकिन जिस ढंग से आप सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं, वाकई ये हमारे लिए प्रेरणा के पुंज हैं। आपके इस मन के संकल्प को मैं धन्यवाद देता हूँ। सरकार के मुखिया होने के नाते से आपका हमारा ये आशीर्वाद मिलता रहे, हम सभी क्षेत्रों में काम करते रहे। हमारी प्राचीन संस्कृति बहुत अद्भुत है। 10 सुख माने गए हैं प्राचीन समय से, लेकिन 10 सुख में सही संदर्भों में भारत माता की जय के जीवंत नारे हैं, जिनको देख के पूरे प्रदेश के ही नहीं बल्कि जिस माध्यम को अब आप अपने कर कमलों से लोकार्पित करने जा रहे हैं, आने वाले समय में उस माध्यम से पूरे देश के युवा प्रोत्साहित हो पाएंगे। हम जिक्र कर रहे हैं ई ज्ञान सेतु के लोकार्पण के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा ई ज्ञान सेतु एवं वीडियो व्याख्यान हेतु YouTube चैनल तथा प्रदेश के 10 संभागों में डिजिटल स्टूडियो की लॉन्चिंग की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि आप रिमोट के माध्यम से ई ज्ञान सेतु एवं मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के ई कंटेंट हेतु YouTube चैनल का वर्चुअल लोकार्पण करें। डिजिटल माध्यम से शिक्षा की पहुंच हेतु उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की अभिनव पहल ई ज्ञान सेतु, ज्ञान का विस्तार एक क्लिक के पार। YouTube पर उपलब्ध होंगे वीडियो व्याख्यान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ई ज्ञान सेतु एवं मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के ई कंटेंट हेतु YouTube चैनल पर हमने एक छोटा सा वृत्त चित्र इसकी जानकारियों को समाहित करते हुए बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आइए कृपया इसका अवलोकन करिए। डिजिटल भारत के निर्माण में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता। We have to adapt new e-learning innovatively in India to make our youth future ready
We need to continuously skill, reskill and upskill them. मध्य प्रदेश में तकनीक और शिक्षा के समागम में माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी की प्रतिबद्धता। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी शिक्षा को नवाचार एवं डिजिटल समावेशन से जोड़ने का जो उन्होंने लक्ष्य रखा था वह मध्य प्रदेश में साकार हो रहा है। बड़े हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में नवाचारी पहल करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म ई ज्ञान सेतु को लॉन्च किया जा रहा है। आज प्रदेश के 10 संभागों में डिजिटल स्टूडियो स्थापित हो चुके हैं। ई ज्ञान सेतु पर विद्यार्थियों के लिए विविध विषयों पर आधारित वीडियो व्याख्यान उपलब्ध होंगे। यह वंचित वर्गों तक उच्च शिक्षा को आसान तथा प्रभावी बनाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, स्वप्न से सफलता की ओर, संभावनाओं से संकल्पों की ओर ई ज्ञान सेतु उसी पुल का नाम है। आइए हम सब मिलकर इस ज्ञान यात्रा को जन आंदोलन बनाएं। जय हिंद, जय भारत। हर विद्यार्थी तक डिजिटल ज्ञान की पहुंच बढ़ाने के लिए माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की एक अनूठी पहल ई ज्ञान सेतु, एक ऐसा सेतु जो ज्ञान को जोड़ेगा तकनीक से। डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में 10 जिलों में डिजिटल स्टूडियोज की स्थापना की गई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, उज्जैन, मुरैना, नर्मदापुरम। इन स्टूडियोज में तैयार होंगे उच्च गुणवत्ता वाले ई कंटेंट्स। यूट्यूब एवं वेबसाइट के माध्यम से हर विषय, हर पाठ अब डिजिटल फॉर्म में विद्यार्थियों तक पहुंचेगा। किसी भी परमाणु में अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, तो किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। ज्योतिष ज्ञान, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र। Fixed cost is a cost that remains fixed. प्रोडक्शन का लेवल कितना भी बढ़ जाए और कितना भी कम हो जाए, वो कॉस्ट फिक्स्ड है, जिसका प्रभाव हमारे भारत देश पर भी पड़ा। हम सब इससे परिचित हैं। हर विद्यार्थी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे, यही है हमारा उद्देश्य। सर्वे ज्ञानम लभंता। 58वीं रैंक श्री क्षितिज आदित्य शर्मा भोपाल से विधि विषय लेकर आपने 58वीं रैंक हासिल की। इससे पूर्ववर्ती वर्ष के आप IRS ऑफिसर हैं। श्री क्षितिज आदित्य शर्मा। फरखंदा कुरैशी जी 67वीं रैंक बालाघाट से भूगोल विषय लेकर आप सफल हुई हैं। जोरदार तालियां। एक 116वीं रैंक श्री शुभम शुक्ला जी रीवा से मानव शास्त्र विषय लेकर आपने ये रैंक हासिल की है। जोरदार तालियां श्री शुभम शुक्ला जी के लिए। एक 159वीं रैंक श्री श्लोक वाइकर इंदौर से PSIR विषय के साथ आपने ये रैंक हासिल की है। श्री श्लोक वाइकर इंदौर से 159वीं रैंक। छतरपुर से 198वीं रैंक श्री आशुतोष मिश्रा जी की PSIR विषय के साथ। श्री आशुतोष मिश्रा जी 198वीं रैंक 198। 202वीं रैंक श्री आशीष रघुवंशी, आप अशोकनगर जिले से हैं और इतिहास विषय लेकर आपने सफलता हासिल की है। श्री आशीष रघुवंशी 202वीं रैंक। 249वीं रैंक सुश्री दिव्यांशी अग्रवाल जी, आप ग्वालियर से हैं और समाजशास्त्र विषय के साथ आपको यह सफलता हासिल हुई है। सुश्री दिव्यांशी अग्रवाल। स्वर्णिम चौधरी जी जबलपुर से दर्शन शास्त्र विषय लेकर स्वर्णिम जी ने यह रैंक हासिल की है। 258वीं रैंक UPSC 2024 में। श्री शुभम कौरव जी ग्वालियर से मानव शास्त्र विषय लेकर 291वीं रैंक 291 श्री शुभम कौरव।
307वीं रैंक श्री युगांश भटनागर मंदसौर से आपने गणित विषय लेकर यह सफलता हासिल की। श्री युगांश भटनागर। आयुष जैन जी 344वीं रैंक आगरमालवा से, PSIR विषय। जोरदार तालियां। छोटी छोटी जगहों से बड़ी बड़ी सफलताओं के ये राजदूत हैं। जोरदार तालियां सभी के लिए। आयुष जी के बाद श्री मोनू शर्मा जी 359वीं रैंक नर्मदापुरम से, भूगोल विषय लेकर श्री मोनू शर्मा जी ने यह सफलता हासिल की है। नरसिंहपुर से 362वीं रैंक के साथ श्री शैलेंद्र चौधरी जी। शैलेंद्र जी ने विषय चुना मानव शास्त्र और UPSC रैंक हासिल की। श्री शैलेंद्र चौधरी जी 362वीं रैंक। 388वीं रैंक श्री मानव जैन। आप वर्तमान में IRS ऑफिसर हैं, गुना से हैं और समाज शास्त्र विषय के साथ आपने ये रैंक हासिल की है। श्री मानव जैन 388वीं रैंक। अभिनंदन करो अपने इस अद्भुत कार्यक्रम का। आजादी के बाद मध्य प्रदेश के साथ इतना मुझे बताया, राजन जी बोल रहे थे अभी, वो कह रहे कि मंच छोटा पड़ गया। हमने कहा हम तो चाहेंगे कि मंच के सामने इतने बैठे और ये पूरे हमारे भारतीय सेवा से ही चयनित लोगों का पूरा मंच हो जाए। देश का दिल मध्य प्रदेश, और देश का दिल मध्य प्रदेश है तो उसकी धड़कनों से देश को चलते होने की आदत होना चाहिए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपको शुभकामना भी दे रहा हूँ, बधाई भी दे रहा हूँ। और इस लोकतंत्र के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मध्य प्रदेश से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे लिए भौगोलिक दृष्टि से पूरे देश के सेंटर में मध्य प्रदेश है। और हम भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर के लोग, उनकी अपनी कुछ परमात्मा ने विशेष गुण उनको दिए हैं और इसीलिए हर काल, हर युग में, हर समय उनकी अपनी भूमिका अद्भुत होती है। और मुझे तो ये और आनंद है जब यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम में से, मैं भी उसी में से हूँ, मुझे लगता है इंदर सिंह जी भी उसी में से हैं, जो बताया गया कि अधिकांश सरकारी स्कूल से निकलने वाले बच्चों ने अपने उपलब्धियां हासिल की है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, अभावों की उस पराकाष्ठा के बीच से हमारे यहाँ तो लक्ष्मी का महत्व भी वनस्पति में अगर कहीं है तो कीचड़ से तो कमल खिलते हैं, उसका आनंद आता है। हमारे लिए कमल दल का वो पुष्प आनंददायक, उसकी अपनी हमारे लिए वो शोभा। लेकिन ये बात सही है, जिस तरह से हमारे इस देश को आज़ादी के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लोगों ने अपने तरह से अलग अलग प्रकार से युक्ति बुद्धि के साथ, मेहनत के साथ इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया, उसमें आपका सबसे बड़ा योगदान है। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे सभी प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को, कर्मचारियों को। और क्या राज्य प्रशासनिक सेवा, चाहे राज्य के केंद्र प्रशासन में, तो मान के चलता हूँ कि ये जो हमारी परमात्मा की लीला है इस अवसर पर, लेकिन कुछ उदाहरण हमको बड़े भी देखना पड़ेंगे जिसकी तरफ से हम अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ पे भी ध्यान दें। हमको मालूम है कि आज हमने 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3, 4 में निकाल रहे हैं। आपको ये भी ध्यान में आएगा कि कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला और फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी उस समय जब अंग्रेजों के लिए, उस समय के भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये जो पूरा बेल्ट एक था, उस समय ICS होती थी। और ICS की उस एग्ज़ाम में
ये जो घमंड था अंग्रेजों को कि हाँ हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमारे खून में कुछ विशेष गुण है, पता नहीं ये क्यों बीमारी हो जाती किसी किसी की, लेकिन हो जाता अहंकार। उनने अपने युक्ति बुद्धि से जब राज्य बना लिया, वो भूल गए कि ये सत्ता, सुख, राज्य, अधिकार, इसके आगे भी कुछ है। और भारत तो देने का सुख मानने वाली ये संस्कृति का भारत है, जो यहाँ पर अतीत के काल से सब कुछ लेने का नहीं, जियो और जीने दो का भाव रखने वाला भारत है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस भारत के अंदर अतीत के काल से जड़ों के अंदर जो संस्कार डले, ICS की वो एग्जाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पास की थी। और 23 साल की उम्र में पास की, और केवल पास करने में विश्वास नहीं था, उस समय की वो प्रावीण्य सूची में भी आए। और प्रावीण्य सूची में आने के बाद आमतौर पर कभी किसी से पूछो कि जरा भैया तुम प्रावीण्य में आ गए, तुम घर आ जाओ, बड़ा कठिन जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? पहली बात तो प्रावीण्य में आना ही कठिन है, और आने के बाद वहाँ से वापस आना। लेकिन ये आज़ादी के मतवालों का, भारतीय नौजवानों का उस समय की जो संकल्प शक्ति है, वो उत्कृष्ट उदाहरण था। उन्हें लात मार दी, बोले मुझे खाली केवल दिखाना था कि केवल तुम में अकल नहीं है, अकल हम में भी है। यह रिकॉर्ड उनने बनाया। लेकिन ये उस समय के उस दौर की बात मान लो, जब हमारे लिए आज़ादी की ज़्यादा महत्ता थी। हमारी योग्यता, क्षमता के आधार पर हम अपने देश की स्वतंत्रता के लिए भी काम कर रहे थे, देश के सामने भारतीय प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर रहे थे, और देश की चुनौतियों के लिए अपने व्यक्तिगत सुख, लाभ, वैभव को अलग हटाकर हम अपने उस मूल उद्देश्य के लिए, आज़ादी के लिए जो लड़ रहे थे लोग, वो उस तरह की बात मान लें। लेकिन जब आज़ादी मिल गई तो इस आज़ादी की कीमत भी हमको याद रखना है। आज़ादी भारत की, स्वतंत्र भारत की दृष्टि से, समग्र भारत की दृष्टि से अगर सोचे तो 1000 साल पृथ्वीराज सिंह चौहान आखिरी बार हमारे भारत के शासक रहे। उसके बाद के काल में अलग अलग शासन की बहुत सारी धारा है, लेकिन वो धाराओं की जड़ अपने देश से नहीं जुड़ती है, इसमें कोई संकोच नहीं। लेकिन सच्चे अर्थों में जब हमारी ये आज़ादी 1947 में मिली है, उसके बाद भारत ने जो करवट बदली है, ये आज का ही देश है कि हमारे लिए एक चाय वाला प्रधानमंत्री है और एक गाय वाला आपके सामने बोल रही है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। परिवार के अंदर कठिनाइयां है, किसके नहीं है, लेकिन जब हम कहीं किसी न किसी कारण से आगे बढ़ते हैं तो हम आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे वालों को भी नहीं भूलें, उनका भी स्मरण रखें, जड़ों से जुड़ करके चले। अपने सुख, वैभव, आनंद की तो कौन कल्पना नहीं करता, लेकिन हमारे सुख, आनंद, वैभव के पीछे हमारी जवाबदारी हमको बुलाती है। कई उदाहरण भरे पड़े हैं, मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा अतीत के काल के। एक काल 2000 साल पहले का विक्रमादित्य काल का है। विक्रमादित्य के काल में शकों ने पूरे, उस समय का भारत तो आर्यावर्त था, हिंदू कुश के आगे तक का भारत माना जाता था, और ऐसे में पूरा भारत शकों के आक्रमण के बाद गुलाम हो गया। और उस गुलामी के दौर में भारत को मुक्त कराने का विक्रमादित्य ने 11 साल की उम्र से अभियान चलाया। 16 साल, 5 साल में पूरा देश मुक्त करा दिया। लेकिन मुक्त कराने के बाद उस काल के क्रम में एक घटनाक्रम ये भी घटा कि शकों की राजकुमारी से विक्रमादित्य का विवाह भी हो गया। अब विवाह होने से दाम्पत्य जीवन में विक्रमादित्य अपनी धर्मपत्नी के साथ जब पूरे इस भूभाग से शकों को हटा करके अपनी सत्ता को स्थापित करते हुए जब वो अपने दरबार में बैठते हैं, तो उस समय के इस भारत के 3 बड़े बड़े टुकड़े मान लें। एक में हमारा मालवा, उज्जैनी से शासन चलता था, एक मथुरा से उधर वाला पूरा हमारा पंजाब से लेकर आगे तक का हिस्सा था, एक अफगान के पास का पूरा हिस्सा था जो ईरान से लगा करके पूरे क्षेत्र में, तीनों जगह उस राजकुमारी के भाई शासन कर रहे थे, और उनको हरा करके सत्ता वापस विक्रमादित्य ने हस्तगत की। ऐसे में जब सत्ता हस्तगत की और बंदी बना करके जब उनके दरबार में लाया गया और ये कहा गया कि इनके लिए
महाराज आप न्याय करिए। उनके साले थे तीनों, विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के साले तीनों खड़े सामने और उनको सजा सुनाने के लिए, जैसा कि महामंत्री ने विस्तार से अपनी भाषा में, वकील ने अपनी बात कर दी, लेकिन जब उनने विस्तार से कहा तो पत्नी आ गई दरबार में। उन्होंने कहा ये इनको माफ़ कर दो, इनको सजा ऐसी दे दो चाहे जेल में डाल दो, लेकिन इनकी जान बख्श दो। अब विक्रमादित्य तो न्याय के लिए जाने जाते हैं। विक्रमादित्य ने कहा कि मैं अपने देश के अंदर शासन के सुशासन के लिए जाना जाता हूँ, और मेरे भले ही ये साले हों, लेकिन देश के ऊपर आक्रमण करने वाले आक्रांता हैं, इसलिए आक्रांताओं का एक एक सांस का हिसाब भी देश रख रहा है। इनको कुछ समय भी जिंदा रहना, ये मैं देश के साथ न्याय नहीं करूँगा। उसी समय तीनों सालों को हाथी के पैरों से उनको दबाकर उनका प्राणांत करा दिया। ये हमारा विक्रमादित्य का वो न्याय आज भी इस बात के लिए गौरवान्वित करता है कि शासन के सूत्र संभालने के बाद सत्ता की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोगों को अपना किस प्रकार का चरित्र रखना चाहिए। इसलिए विक्रमादित्य को न्याय के लिए भी जाना जाता। दुनिया उसको जीते जी भगवान राम के समान मानती है। ये अतीत का गौरवशाली पृष्ठ। एक पृष्ठ और बताता हूँ, वो ज़्यादा पुराना नहीं, कल ही हम अहिल्या माता के कार्यक्रम करके आए। अहिल्या महारानी के भी जीवन में यही पक्ष था। वैसे तो उदाहरण बहुत है उनके, लेकिन 2 उदाहरण केवल दूंगा। एक उदाहरण, उनके पति जरा उनकी अपने बाकी कारण से उनके सास ससुर ने सत्ता की व्यवस्था की सूत्र अहिल्या माता को दिए थे कि अहिल्या माता ये संभाले, लेकिन पति उनके थे, फिर भी एक तरह से सत्ता के सारे सूत्र शासन व्यवस्था के अहिल्या महारानी को दिए। और ऐसे में वो एक मुहिम पे जाते हैं, अर्थात युद्ध के लिए जाते हैं। पड़ोस के कुछ राज्यों में जाके कब्जा करके आते हैं, धन लेकर के आते हैं, अपने पास वो धन ला करके अपने कक्ष में रख लेते हैं। अहिल्या को मालूम पड़ता है, तो इसी बीच वो खंडेराव कहीं जाते, खंडेराव उनके पति का नाम है, वो सारा धन उठा के सरकारी कोष में जमा करवा देती, खजाने में जमा करवा दी। अब जैसे ही खंडेराव लौट के आते तो अपनी महारानी से भयंकर झगड़ा करते हुए बोलते कि मैंने युद्ध से जो पाया था, तुमको क्या अधिकार था कि उसको तुमने सरकारी खजाने में जमा करा दिया। अहिल्या महारानी ने शासन के सूत्र के आधार पर कहा कि मैं न्याय की कुर्सी पे बैठी हूँ, तुम युद्ध करने गए तो बिना फौज के गए क्या? ये हमारी सत्ता की व्यवस्था के आधार पर आपने विजय हासिल की, तो इस पे पहला अधिकार हमारी सरकार का है, इसलिए आपका कोई अधिकार नहीं है, वो हमारे पास जमा होना चाहिए। ये जो उदाहरण है, ये अपने आप में उदाहरण इतना बताता है। जो उदाहरण दूसरा जुड़ता है कि उनके स्वयं के बेटे की कुसंगत के कारण से हाथी के पैरों के तले अपने बेटे को भी, उनने एकमात्र बेटा था, लेकिन एकमात्र बेटे के भी न्याय के मामले में दंड देने में वो पीछे नहीं रही। मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे अपने सभी प्रशासनिक सेवा में अलग अलग क्षेत्रों में चयनित युवाओं के लिए वो उम्मीद करता हूँ कि इतनी गौरवशाली परंपरा हमारी है। इस गौरवशाली परंपरा को स्मरण करते हुए परमात्मा ने आपको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे किस संकट से निकालते हुए कहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप चंदन की तरह अपने आप को घिसे और आपके हर काम से खुशबू आती रहे भारतीयता की, हमारी संस्कृति की, आभा की, कीर्ति की। ये उम्मीद करता हूँ। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। और आप, मैं मान के चलता हूँ, कार्य में कार्यकुशल बने, व्यवहार में निपुण बने और समर्पण में बेमिसाल बने। ये शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने प्रतीकों के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश इन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को दिया है। आपका विनम्र आभार आपके प्रति और यहाँ उपस्थित सबके प्रति, हमसे वर्चुअली जुड़े हुए लाखों लोगों के प्रति आभार के 2 शब्द कहने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश श्री निशांत परवड़े जी।